हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब लोग? तो आइयो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ओलंपियाड बेस कैंप का लेक्चर नंबर 3 मैथ्स का। और बच्चों, इसके अंदर आज आप सीखने वाले हो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और थर्ड टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देखो, जिनको भी मॉडुलस नहीं आता, मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गरीब बच्चे हैं, जिनका सब्जेक्ट थोड़ा कम नॉलेज है या जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मॉड्यूलस हर जगह काम आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे कुछ बॉक्स लगा हुआ दिख जाता ना आपको, ये आज हम उनके बारे में सब पढ़ने वाले हैं। बस मॉड्यूलस में तो मैं आपको ये कहने वाला हूं कि जिनका भी बेसिक कमजोर है वो ये लेक्चर देख लें। बेसिक के क्वेश्चन, और अगर मैं आपको कहूं ना तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आप बहुत लगाने वाले हो। तो मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, तीनों को आज हम फिनिश करेंगे। बहुत मजा आएगा। और लेक्चर के अंदर बस एक ही कंटिन्यूटी रखनी है आपको कि भैया आप ये पूरा लेक्चर देखो। और एक और सरप्राइज है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे थे, सर टेस्ट कहां है, टेस्ट कब होगा? तो ओबीसी ओलंपियाड बेस कैंप का एक टेस्ट होता है, ओलंपियाड रेडी टेस्ट। वो बच्चों आपको इस संडे होने वाला है, दैट इज 12 मई को। और इस संडे वो टेस्ट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो बच्चों उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक कम्युनिटी पोस्ट डलेगी। आप जिस चैनल पे ये लेक्चर देख रहे हो ओलंपियाड वाला, इसी पे कम्युनिटी पोस्ट डलेगा। उसके अंदर एक लिंक होगा, वन लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां से आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। और ये टेस्ट जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आपको बता रहा हूं, ये टेस्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल मॉड्यूलस फंक्शन पे होगा या केवल आपका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पे होगा। नहीं, ये आपने जितनी 9th-10th में मैथ्स पढ़ी है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि भी आपको बेसिक लेवल से कितना आता है। तो ओलंपियाड रेडी टेस्ट क्या है कि भैया आपको बेसिक कितना आता है, कितना आप सीख चुके हो। तो उस बेसिक से ही हम आपसे टेस्ट ले रहे हैं कि भैया कुछ क्वेश्चन जो है अब आपके जो एकेडमिक सिलेबस है, एनसीईआरटी जो सिलेबस है, आपका जो स्कूल सिलेबस है, उससे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उस टेस्ट को बहुत शिद्दत से अटेम्प्ट करना। आपको मिलेगा वो कम्युनिटी पोस्ट में और ओलंपियाड वाला के चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप दोनों जगह से जा सकते हो। और टेलीग्राम के लिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है चैनल का, आप उस पर जाके जोड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मॉड्यूलस क्या होता है, या फिर मॉड्यूलस का दूसरा नाम भी होता है, पता है आपको? मॉड्यूलस का दूसरा नाम एक होता है, अरे बाबा ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, हमने पेंसिल सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, एक पहला वाला पढ़ेंगे हम, मॉड्यूलस फंक्शन। पहले हम देखेंगे पूरा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। सेकंड की बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और तीसरे पे बात करेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये तीन चीज आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बारे में पढ़ा था। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में आपने होमवर्क भी किया होगा, चीजें आप सीख भी गए होंगे, और आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलस। देखो, हम इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, जिन चीजों के लिए आपको बेसिक की जरूरत होती है, मतलब ये बेसिक जो है अगर आप सीख लो तो आप कहीं भी कोई भी बैच ज्वाइन करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। भैया पढ़ने में मजा आएगा, नहीं आएगा? मॉड्यूलस पढ़ने में मजा आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होता है कि सर हमें तो मॉड्यूलस के नाम से ही डर लगता है, क्या मॉड 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 लगा देते हो आप? मॉड हो गई है, मुड़ गई है हमारी जिंदगी। तो आज उस मुड़ी हुई जिंदगी को ही हम सीधा करेंगे, मजा आएगा सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम बच्चों एब्सलूट वैल्यू फंक्शन। क्या होता है एब्सलूट वैल्यू फंक्शन? अब इसको समझाने के लिए ना, सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं, मॉड होता क्या है। तो यहां पर देखना बच्चों, मैं बात कर रहा हूं मॉडुलस फंक्शन की। किसकी बात कर रहा हूं? मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, मॉड वो वाला मॉड नहीं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाला, ये मॉड है। कैसा मॉड है? अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, मतलब ये क्या है? मॉड एक्स। क्या है? मॉड एक्स। मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं? मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको क्या बोलूंगा? मॉडुलस ऑफ एक्स, या फिर बोलूंगा मॉड ऑफ एक्स, या बोलूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। क्या और लिखा मिलेगा आपको?
ऐसे बोल सकता है एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? मॉड एक्स। ठीक है, अगर मैं आपसे किसी भी चीज की एब्सलूट वैल्यू पूछ रहा हूं तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मॉड एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने समझा दिया, लेकिन अब जब आपने ये चीज समझाई है तो इसको आप थोड़ा डीपली और एक्सप्लेन करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर जमीन से पढ़ाओ। अरे जमीन से ही तो पढ़ा रहे, एक्स को मॉड एक्स लिख के ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जब कभी भी जैसे मॉड होता क्या है, मॉड ऑफ -2 क्या बना देगा? 2। मतलब मॉड के अंदर कुछ भी हम नेगेटिव डाल लें पर हमें बाहर तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मॉड होता क्या है, अंदर भैया चाहे पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, हमें बाहर जो मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे लेट सपोज मैंने मॉड 5 डाला तो भैया 5 मिला, लेकिन मॉड -5 डाला तो क्या मिला? 5। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि अंदर चाहे मैं प्लस की वैल्यू डालूं चाहे मैं नेगेटिव की वैल्यू डालूं, मुझे बाहर जो मिलेगी वो हमेशा ही प्लस की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी? प्लस की वैल्यू। मतलब यहां से एक बात दिमाग में आई सर, सर एक बात हम बहुत अच्छे से समझ गए, नोट लगाया हमने कि मॉड एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये चीज समझने की थी कि भैया जो मॉड एक्स होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ गए आप कि मॉड एक्स कैसी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्लियर? आप अगर ये वाली बात समझ गए, ठीक है, तो चलिए अब मॉड पे वापस आ जाते हैं। ठीक है भैया, आपने समझा दिया सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है y बराबर मॉड एक्स। ठीक है, अब ये समझाओ सर मुझे, तो मैंने कहा चलो फिर वापस इसी लाइन पे। ठीक है, किस लाइन पे चलो? इस लाइन पे चलो। ठीक है, तो यहां आपने एक चीज देखी कि सर अगर मैं y बराबर मॉड एक्स लिख रहा हूं, y बराबर मॉड एक्स, तो ये दो टाइप से पॉसिबल है। अब सर अंदर वाली वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या फिर 0 या 0 से बड़ी होगी। भाई अगर मॉड के अंदर कोई चीज आ रही है या तो वो नेगेटिव है या कैसी है? पॉजिटिव है। अब बच्चों अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू आई थी, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो हम मॉड को कैसे खोलेंगे? माइनस ऑफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर मॉड -5 है, आपने देखा कि x जो है वो नेगेटिव है। भैया मॉड x के अंदर x जो कैसा है? नेगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा? माइनस ऑफ -5, डेट इज हो गया 5। मतलब यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर अगर हम अंदर नेगेटिव वैल्यू है, अपने को पता लग जाए कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड हमेशा कैसे खुलेगा? माइनस लगा के। ठीक है, और अंदर पता लग जाए पॉजिटिव या 0 है तो डायरेक्ट आप एक्स लिख सकते हो। तो इन एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको क्या समझ में आया कि सर मॉड -10 हमेशा क्या होगा? माइनस ऑफ -10, दैट इज 10। अगर सर मॉड 0, ठीक है, मॉड 12 तो क्या हो गया? 12। बात समझ में आ रही है? जैसे मॉड 2 -3, तो यहाँ आपको पता लग गया कि भैया कैसा हो जाएगा? -1 दे रहा है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? ये वाली मॉड वाली बात समझ में आई है आपको? तो यहां से आपने एक चीज सीखी कि भैया मॉड कुछ भी हो अंदर, हमें जो बाहर वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। तो यहां से आपने एक चीज यहां नोट करी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? y बराबर मॉड एक्स। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो x के तौर पे बाहर आ जाएगी, अगर x 0 से छोटा है तो -x के तौर पे बाहर आ जाएगी। ठीक है भैया, तो अब यहां पर, अब यहां एक बात देखो, अब यहां एक बात देखो, ये फंक्शन आपने देखा। तो अब यहां अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया फंक्शन के अंदर इनपुट क्या क्या जा सकते हैं, तो देखो एक चीज होती है, एक बोलते हैं आप डोमेन, एक चीज को बोलते हैं आप डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, कि भैया क्या क्या आप इनपुट्स डाल सकते हो। तो यहां आपको एक बात समझ में आई कि y बराबर मॉड एक्स है आपके पास। अब आप x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो? कुछ भी डाल सकते हो। हमने x लेस देन 0 भी लिया और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिया। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया x का जो इनपुट है मतलब डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब डोमेन ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r। भाई x की हम सारी की सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, x की हम सारी की सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं।
सर फिर रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है? रेंज होता है, बहुत धीरे से समझना, रेंज क्या होता है? देखो आप यहां पर जैसे मॉड एक्स है, तो आप यहां पर इनपुट डाल रहे हो और क्या मिल रहा है आपको बाहर? आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो इनपुट हो गया इसे बोला जाता है डोमेन। इसे क्या बोला जाता है? डोमेन। और ये जो आउटपुट हो गया इसे बोला जाता है रेंज। इसे क्या बोला जाता है? रेंज। ठीक है, तो यहां से आपको बात समझ में आई कि सर जो इनपुट है दैट इज, आप कोई भी एक्स की वैल्यू डाल लो, सारी एक्स की वैल्यू डाल सकते हो। सर जो इनपुट है वो तो क्या है? इनपुट जो है वो तो सर रियल नंबर से हर किसी को डाल सकते हो आप, सारी नेगेटिव वैल्यूज डाल सकते हो, सारी पॉजिटिव डाल सकते हो, कोई भी रेशनल इरेशनल कुछ भी डाल सकते हो, बट रियल नंबर। सर आउटपुट क्या मिला? मैंने कहा मॉड एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपने देखा कि सर सारे ही मॉड में रख के देख लिया मैंने, मुझे हमेशा ही क्या वैल्यू मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो सर रेंज ऑफ फंक्शन या फिर मैं कहूं रेंज ऑफ मॉड एक्स क्या मिल जाएगी आपके पास? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब जीरो या जीरो से, सॉरी, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो या जीरो से कैसी आनी चाहिए आपके पास वैल्यू? बड़ी आनी चाहिए। जीरो या जीरो से कैसी आनी चाहिए आपके पास वैल्यू? बड़ी। तो यहां पर जो रेंज है मतलब आउटपुट है वो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर फंडा समझ में आया? तो अब देखो ग्राफ ऑफ मॉड, ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का सर ग्राफ कैसा होगा ये भी बता दो। मैंने कहा चलो भैया मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। मैंने कुछ चीजें यहां पर आपके साथ चालू करी, कैसे देखो। मैंने कहा ग्राफ देखो भैया, ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। ठीक है, ठीक है भैया, ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा देखना। अब ज्यादा मैं डीपली नहीं समझाऊंगा आपको, आपको यही बोलूंगा कि ग्राफ ऐसा बनता है, आप बस इस पर विश्वास रखो। ठीक है, एक सेकेंड, और ये गया आपके पास। ठीक है, अब आपने देखा, देखना फटाफट से, चाहे आप नेगेटिव वैल्यूज डाल रहे हो चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो, जैसे ही आपने x की -2 डाली तो आपको y पे क्या मिल गई? +2। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन है y बराबर -x, ये वाली लाइन है y बराबर x। तो आप चाहे नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, आपको मिलेगी हमेशा y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो नीचे ग्राफ जा ही नहीं रहा। तो ये होता है मॉड का ग्राफ। ठीक है, बात समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपको बोला गया यहां पर a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो मॉड ऑफ b माइनस a क्या होगा? तो आपने कहा सोचते हैं सर मॉड कैसे हटाएं। तो मॉड हटाने के लिए आप यहां पर आए कि सर अगर a ग्रेटर देन b है तो मैं इसको लिख सकता हूं b इज लेस देन a, यहां लिख सकता हूं सर b माइनस a इज लेस देन 0। तो ये पता लग गया कि अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, अंदर वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। तो हमें जब नेगेटिव वैल्यू का पता लग गया तो माइनस ऑफ b माइनस a, तो क्या हो गया आपके पास? a माइनस b आपका आंसर हो गया। क्लियर बात? लिख लो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो यहां तक की बात जो है वो हमने कर ली कि रेंज जो होती है r प्लस यूनियन 0, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर और 0। ठीक है, और रेंज डोमेन क्या होता है? सारे इनपुट जो होते हैं वो रियल नंबर के, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाली बात हमने कर ली। अब प्रॉपर्टीज पे बात आती है कि सर कैसी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब कोई एक बात बताओ मेरे को, आप एक एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है। तो मैंने कहा देखो अब एक बात समझो, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मॉड ऑफ -2 का अगर मैं मॉड लूं तो सर क्या होगा? अब आप बोल रहे हो सर अंदर वाले को सॉल्व करो पहले। भैया अंदर वाले को सॉल्व करो तो 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये सर 2 ही रहेगा। तो एक बात और दिमाग में जरा गौर से देखो यहां पर कि सर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ,
सर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ, मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सर जब अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड उसको क्या कन्वर्ट करके देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो सर बाहर के मॉड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, चलो इस वाली प्रॉपर्टी बताओ भैया। मॉड ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखाता हूं आपको, मॉड ऑफ 2 इंटू 3 को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव लो, मैंने कहा देख, अगर तू इसको सॉल्व करेगा -2 इंटू 3 का मॉड तो -6 आता है, दैट इज इक्वल टू 6। अब तू इसको अलग अलग करके करेगा तो सर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, दैट इज 6। तो सर दोनों से ही आंसर बराबर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव को किसी मॉड के अंदर तो डालोगे, अब नेगेटिव को जैसे ही किसी मॉड के अंदर डालोगे वो मॉड उसे पॉजिटिव कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। सर ये अगर प्रोडक्ट में हो रहा है तो सर डिवाइड में होगा, मैंने कहा हाँ होगा, बशर्ते y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। y अगर 0 हो गया तो काम खराब आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ये क्यों होता है इसका रीजन आपको समझाऊं। ये अगर थोड़ी देर बाद समझाऊं तो आपको समझ आएगा, इसके लिए अभी आप छोड़ दो, पहले ये क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इस क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा मॉड जो बेसिक मॉड्यूलस है वो समझ आ जाएगा कि कैसे और सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब एबीसी की वैल्यू जीरो नहीं है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन की सारी पॉसिबल वैल्यूज बताओ। तो मैंने कहा कि भैया आपके पास a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, c नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता और c 0 नहीं हो सकता। तो सर क्या करें, मैंने कहा रुको, क्या सर a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मैंने कहा हाँ। सर a लेस देन 0 हो सकता है, मैंने कहा हाँ। ठीक है सर, मॉड a की क्या क्या वैल्यू आएंगी, सर a ग्रेटर देन 0 होगा तो a, और अगर a लेस देन 0 होगा तो -a। ठीक है, सिमिलरली b की वैल्यू, मॉड b की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो b हो सकती है या -b हो सकती है, और सिमिलरली मॉड c की वैल्यू या तो c हो सकती है या -c हो सकती है। ठीक है भैया, या तो c हो सकती है या -c हो सकती है। अब सर क्या करें इस चक्कर में, तो देखो फटाफट से यहां पर कि भैया a की वैल्यू जो है वो दो पॉसिबल है, या तो a है या -a है। ठीक है, b की वैल्यू दो पॉसिबल है। तो सर यहां पर आप ये देखो बच्चों, a अपॉन मॉड a प्लस b अपॉन मॉड b प्लस c अपॉन मॉड c। तो देखो अब ढंग से देखना, जो a अपॉन मॉड a है, या तो a अपॉन a हो सकता है जब a ग्रेटर देन 0 हो, या a लेस देन 0 होने पे -a अपॉन a हो सकता है। तो यहां से 1 आएगा, यहां से -1 आएगा। तो यहां से आपने देखा कि सर a अपॉन मॉड a की दो पॉसिबल वैल्यूज, या तो 1 होगा या -1 होगा। b अपॉन मॉड b की दो पॉसिबल वैल्यूज, या तो 1 होगा या -1 होगा। और c अपॉन मॉड c की दो पॉसिबल वैल्यूज, या तो 1 होगा या -1 होगा। तो आपके पास a अपॉन मॉड a की वैल्यूज निकल गई, b अपॉन मॉड b की वैल्यूज निकल गई, और c अपॉन मॉड c की वैल्यूज निकल गई बच्चों। ठीक है, अब देखो फटाफट से यहां पर कि सर हमें यहां पर केस देखने हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, देखो मैं पहला केस लेता हूं, व्हेन ऑल थ्री आर पॉजिटिव, ऑल थ्री आर पॉजिटिव, भाई सारे के सारे तीनों जो हैं वो पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने कहा अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव हो गए तो भैया कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, 1 1 और 1, मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन मॉड a प्लस b अपॉन मॉड b प्लस c अपॉन मॉड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, यही हो जाएगी। ठीक है, केस 1 समझ में आया। केस 2 क्या कह रहा है कि व्हेन टू ऑफ देम आर पॉजिटिव, भाई इनमें से जो है वो कोई भी दो पॉजिटिव हो जाए, मतलब इनमें से कोई भी ए और बी में, ए और बी और सी में से कोई भी दो पॉजिटिव हो गए, एक नेगेटिव हो गया। जब दो पॉजिटिव हुए कोई भी दो, तो भैया उनके आंसर तो 1 1 हो गए। भैया दो पॉजिटिव हुए, अगर ए और बी पॉजिटिव है, कोई भी दो पॉजिटिव, तो भैया 1 और 1 हो गए, और एक क्या दे रहा होगा, -1। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 0 1। भाई बात समझो, आप ये मत सोचो a 0 हो b 0, आप ये सोचो कि या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव हो, या उनमें से कोई दो पॉजिटिव हो जाए। भाई वैल्यू तो सेम ही दे रहे हैं, अगर कोई दो पॉजिटिव हुए तो 1 और 1 आंसर होगा, और एक नेगेटिव हुआ तो -1। तो 1 प्लस 1 -1 दैट इज आपके पास क्या आंसर आ गया, 0 1।
सर केस 3, व्हेन वन ऑफ देम आर पॉजिटिव। अगर कोई एक ही पॉजिटिव हो बाकी दो नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा भैया, एक से आंसर 1 आएगा, दो से -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर -1। ठीक है, और कोई केस बचा क्या, जब तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाए, व्हेन 3 ऑफ देम आर नेगेटिव। जब तीनों के तीनों क्या हो जाए नेगेटिव। जब सर तीनों के तीनों नेगेटिव हो गए तो इससे भी -1 आएगा, इससे भी -1, इससे भी तो -3 आर पॉसिबल। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई आपके पास, आपके पास 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 1 या -1 या 0, वो सॉरी 1 या -1, या फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3 या -3। तो आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई बच्चों, 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। कौन कौन सी, 1 -1 3 और -3। ठीक, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 1 -1 3 और -3। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, केवल आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी। अब बच्चा कहां पे गलती करता है, बच्चा सोचता है a ग्रेटर देन 0 हो जाए, b ग्रेटर देन 0 हो जाए, c लेस देन 0 हो जाए, फिर वो सोचता है a लेस देन 0 हो जाए, b लेस देन 0 हो जाए, c ग्रेटर। ऐसे केस में मत फंसो, आपको पता है a अपॉन मॉड की वैल्यू है तो 1 है या -1 है, b अपॉन मॉड b की वैल्यू 1 है या -1 है, c अपॉन मॉड c की वैल्यू है तो 1 है या -1 है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि भैया अगर कोई दो पॉजिटिव हुए, अब कोई से भी दो पॉजिटिव हो जाए तो दो आंसर 1 1 आएंगे और एक आंसर -1 आएगा, तो टोटल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ में आई बात। चलो आगे देखो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बेस्ड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है कि जैसे लेट सपोज मॉड x बराबर आपके पास a आ गया, ये लीनियर इक्वेशन है, और मॉडुलस फंक्शन की लीनियर इक्वेशन है। मतलब दो टाइप की इक्वेशन यहां पर आपको मिलेंगी। तो देखो, एक तो होती है मॉडुलस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और एक होती है बच्चों मॉडुलस लीनियर इनइक्वालिटी। दो टाइप की चीजें मिलेंगी आपको, ये तो हो गई इक्वेशन और ये हो गई आपके पास इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हो गई इनइक्वालिटी, ये हो गई इक्वेशन। तो पहला जो टॉपिक है वो है मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, अब मॉडुलस इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं फटाफट यहां देखो। अगर लेट सपोज मॉड ऑफ x बराबर a दे रखा है आपके पास, आपको कोई काम नहीं करना, आपको दो काम करने हैं। ठीक है, यहां से आप देख रहे हो कि आप एक बात बताओ मेरे को, मॉड ऑफ -5 की वैल्यू भी 5 होती है और मॉड ऑफ 5 की वैल्यू भी 5 होती है। तो आपको मैं बोल रहा हूं मॉड ऑफ x बराबर 5, तो आप क्या बोलोगे, सर x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है, क्योंकि 5 का मॉड्यूलस लेने पे भी 5 आ रहा है और -5 का मॉड्यूलस लेने पे भी आपके पास 5 आ रहा है। तो यहां से आपके दिमाग में एक बत्ती जली कि सर मॉड ऑफ x बराबर अगर a है तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज प्लस माइनस ए। अगर सर a डालूंगा अंदर तो भी a मिलेगा और -a डालूंगा तभी भी a ही मिलेगा। अब आपके ऊपर अंदर की वैल्यूज, आपको हमेशा ही आप कुछ भी डालो बाहर तो पॉजिटिव ही मिलना है। क्लियर फंडा, समझ आया। तो यहां से आपको ये पता लगा कि अगर मॉड x बराबर a है तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए। तो यही इक्वेशन अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं, ढंग से समझना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजेदार। जैसे यहां पर एक मीम लिख दूं मैं, एक तेरा एक मेरा, तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाए, एक तेरा एक तू करेगा और एक मैं करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से हम आपको देखो, अगर यहां पर आ जाए 2x - 3 बराबर 7, ये आ गया। अब आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying दिस इक्वेशन। आपसे बोला जा रहा है कि भैया x की वैल्यूज फाइंड करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। मैंने कहा ठीक है सर, यहां पर मुझे पता है कि मॉड ऑफ x बराबर a है, मतलब मॉड ऑफ p बराबर a है, तो 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, +-7। दो वैल्यूज आई सर, यहां पर 2x - 3 बराबर क्या हो गया, 7, और सर यहाँ 2x - 3 बराबर क्या हो गया, -7। तो सर 2x की वैल्यू 10 के बराबर आ गई, x की वैल्यू 0 5 के बराबर आ गई। यहां से 2x की वैल्यू -7 + 3,
तो 2x की वैल्यू -4 के बराबर आ गई, तो x की वैल्यू -2 के बराबर। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 5 और -2। 5 रखोगे तभी भी 7 मिलेगा, -2 रखोगे तभी भी 7 मिलेगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं आपके लिए। भैया ये वाला क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में? भैया कुछ नहीं करना सर, 3x + 2 बराबर या तो 4 होगा या 3x + 2 बराबर -4 होगा। मैंने कहा ठीक है भैया, 3x बराबर क्या रह गया 2, तो सर x की वैल्यू हो गई 2/3, एक वैल्यू तो सर ये आ गई। इधर से 3x बराबर हो जाएगा -4 -2, तो 3x बराबर हो जाएगा -6, तो x की वैल्यू हो गई -6 / 3, तो x की वैल्यू हो गई बच्चों -2। x की वैल्यू क्या हो गई -2। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 2/3 और एक -2। क्लियर? समझ में आई ये वाली बात? चले आगे। अगला क्वेश्चन, और सर ये तो क्या दे दिया आपने, ये तो हमसे होगा ही नहीं। मैंने कहा होगा, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे। क्वेश्चन कैसे होगा देखो, क्या क्वेश्चन है, बोला मॉड ऑफ x -2 का मॉड खत्म, -1 यहाँ मॉड लग गया यहाँ पे। सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने कहा नहीं बाबा, यहाँ देखो जरा फटाफट से हो जाएगा। देखो सर, दो पॉसिबल वैल्यू ऐसे बना लिया करो आप तो। सर अंदर वाली वैल्यू कौन सी है सर, ये है, तो मॉड ऑफ x -2 -1 बराबर या तो 3 होगा। अंदर वाली की वैल्यू एक बार पॉजिटिव आएगी, एक बार कैसी आएगी, मॉड ऑफ x -2 -1 बराबर -3। मतलब आपको एक काम करना, अगर आपको मॉड ऑफ p ऑफ x बराबर किस दे रखा, 3 दे रखा, तो आप क्या करोगे, p ऑफ x बराबर क्या कर दोगे, +-3। तो अंदर वाली वैल्यू लेट सपोज समझ लो p ऑफ x है, कुछ भी है, ठीक है, तो या तो वो 3 के बराबर होगी या -3 के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है सर। सर मॉड ऑफ -x -2 का मॉड, इस 1 को इधर ले जाओ, ये 4 के बराबर। इधर देखो मॉड ऑफ x -2 का मॉड, ये -2 के बराबर। तो क्या कभी, ये तो देखो ये पॉजिटिव है, मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या कभी मॉड ऑफ x बराबर -2 हो सकता है? नहीं सर, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहां ये जो मॉड है ये सामने नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो आप कि भैया इसकी वैल्यू 4। सर फिर तो क्या हुआ, अब वापस से देखो, सर मॉड आ गया, मॉड के सामने वैल्यू है। मैंने कहा एक काम कर, मॉड के अंदर वाली जो चीज है मॉड ऑफ x -2, इसको 4 के बराबर कर, और मॉड ऑफ x -2 इसको -4 के बराबर कर। सर यहां मॉड ऑफ x बराबर 6 हो गया, यहां मॉड ऑफ x बराबर -2 हो गया। सर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा अब एक काम कर, यहां से दो वैल्यूज आ गई, x बराबर +-6, यही आपका आंसर है। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है x बराबर +-6। बस इसी के लिए वैलिड है। देखो -6 रखो, 6 रखो, तो मॉड 6 बराबर 6 हो गया, 6 -2 डेट इज 4, 4 में से एक गया डेट इज 3, आंसर आ गया। -6 रखो, -6 को क्या बना देगा 6, 6 में से 2 गया 4, 4 और 4, 4 4 में से एक गया 3 और बच गया आपके पास 3। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ में आई? लिख लो फटाफट से। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन, इसको तो कर लोगे भैया, तू तेरा मैं मेरा करूं क्या? नहीं, चलो मैं ही कर देता हूं। ठीक है सर, अंदर वाली जो वैल्यू है, इसके दो पार्ट करें। अंदर वाली वैल्यू क्या है, x माइनस मॉड ऑफ 3x प्लस का 1 डेट इज इक्वल टू, या तो सर 4 होगा, या सर क्या होगा, x माइनस मॉड ऑफ 3x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू -4 होगा। सर अब क्या करें? मैंने कहा देख भाई क्या कर सकता है तू इसके अंदर। मैंने कहा सर अब ये काम कर सकता है, इस पूरे मॉड को इधर ले जाऊं और 4 को इधर ले आऊं। मैंने कहा ले जा, तो यहाँ बच जाएगा x -4 बराबर मॉड ऑफ 3x प्लस का। मैंने कहा हाँ सही बात है सर, सही बात है। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें? यहाँ पर तो सर हमें तो वेरिएबल मिल गया,
पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करें। इसका देखो, तो इसका अब देखो फटाफट से, अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ देखो फटाफट से, यहाँ देखो एक बात आई, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने जो दो क्वेश्चन सिंपल करे थे ना, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है, फटाफट समझो कि सर ये आ गया आपके पास, सर इधर से क्या आ गया, सर इसको इधर ले जाओ तो यहाँ आ गया सर x+4 इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस का 1। सर अब कैसे करें, मैंने कहा देखो एक बात, यहाँ मॉड है, मैंने कहा हाँ सर। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ सर। तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव होना जरूरी है, क्या है, जरूरी है भैया। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड का ऑलवेज पॉजिटिव होना जरूरी है। तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं करा, मैंने कहा देख, अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड का पॉजिटिव होना जरूरी है। लेकिन यहां जरूरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां -2 ऑलरेडी है। तो मतलब ये तो कतई कट्टू सत्य है कि भैया ये कभी ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर मॉड के सामने ही नेगेटिव बिठा दिया। सर मॉड के सामने नेगेटिव नहीं बैठ सकता। मतलब आप एक बार बताओ, क्या 10वीं का फेल हुआ विद्यार्थी बिना पास हुए के 11वीं में बैठ सकता है, नहीं। तो यहां पर भी वही वाली बात है कि भैया ये 11वीं क्लास है और ये फेल है। अब जब ये फेल है तो ये 11वीं क्लास में नहीं बैठ सकता। ठीक है, यहां रिजल्ट आ गया कि ये फेल है, यहां रिजल्ट आ गया कि ये फेल है। ठीक है, जब रिजल्ट में पता है कि ये फेल है तो हम इसको 11वीं में बैठा सकते हैं क्या, नहीं। फेल हुआ विद्यार्थी कभी 11वीं क्लास के बराबर नहीं होगा। तो बस अब यहां असमंजस की स्थिति है, इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहां असमंजस की स्थिति है कि सर ये फेल है कि पास है। तो मैंने कहा सर अगर ये 11वीं क्लास है तो इसका पास होना बहुत जरूरी है, मतलब इसको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो सर x-4 को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, मतलब x को 4 या 4 से ज्यादा होना जरूरी है। सर अगर ये सत्य है तो सर x 4 या 4 से ज्यादा होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। भैया पहले मैंने कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन सॉल्व होगी तभी आपका आंसर आएगा। तो यहां पर आपके पास एक चीज है कि सर ये जो x-4 है ये मॉड ऑफ 3x प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, केस 1। ठीक है सर, यहाँ x जो है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, ये नेसेसिटी कंडीशन है, एनसी का मतलब नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो सर अब सॉल्व करते हैं। सर अंदर वाला जो मॉड है, अंदर वाला जो मॉड है ये सामने वाले के प्लस माइनस के बराबर होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है सर, सर तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, दोनों बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर x-4, और फिर यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर माइनस का x-4। यही तो कर रहे थे हम। ठीक है सर, सर ये आ गया सर 2x बराबर कितना आ गया सर -5। तो x जो है वो माइनस का 5/2 है, x जो है वो माइनस का 2.5 है। जबकि उसने बोला कि इसे पास होने के लिए सर 4 या 4 से ज्यादा होना जरूरी है। तो सर ये तो हमारी बात इसने खराब कर दी, ये पॉसिबल आंसर नहीं है। सर यहां से देखो 3x प्लस 1 बराबर माइनस का x प्लस का 4। सर यहाँ हो गया 4x। सर यहाँ हो गया आपके पास क्या हो गया भैया, यहाँ हो गया सर 4x। ठीक है, और सर यहाँ हो गया आपके पास 3, तो सर x हो गया 3/4। सर ये तो क्या हो गई, x बराबर क्या हो गया 0.75। सर ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि x का 4 या 4 से ज्यादा होना जरूरी है। सर इस वाली कंडीशन के लिए x+4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर x का -4 या -4 से बड़ा होना जरूरी है या बराबर होना जरूरी है। मैंने कहा लिखो भैया, अब केस 2 सॉल्व करो, इसको लिखो। x+4 जो है वो मॉड ऑफ 3x प्लस 1 के बराबर है। तो सर ये जो x+4 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सर सॉल्व करो इसको, इसको दो टुकड़ा में सॉल्व किया तो एक बार जो है वो 3x प्लस 1 किसके बराबर हो गया, x+4 के, और एक बार 3x प्लस 1 किसके बराबर हो गया, माइनस के x+4 के। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे हैं, इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। सर ये जो 2x है, इस x को इधर लाए तो 2x हो गया यहाँ 3, तो सर x की वैल्यू 3/2। मैंने कहा हाँ
बहुत बढ़िया, ये तो चल सकता है क्योंकि x का -4 या -4 से बड़ा होना या बराबर होना जरूरी है। मैंने कहा इधर देखो, इधर आ गया 3x + 1 बराबर -x - 4, यहाँ हो गया 4x बराबर क्या हो गया -5। तो सर x बराबर -5/4, तो सर -5/4 कितना हो गया 1.25। सर ये भी चल सकता है, ये भी चलेगा, ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। तो x की दो पॉसिबल आंसर हो गए, एक हो गया 3/2 और एक हो गया -5/4। समझ गए आप ये वाली बात, समझ गए? तो x का फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आ गया आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और माइनस का 5/4। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ में आया आपको ये वाली बात? समझ में आई तो चलो आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर और आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। जब दो मॉड्यूलस का समेशन आ जाए तो आप उनको कैसे करते हो, फटाफट से देखना आपको समझ आ जाएगा। बोला जा रहा है कि a इज एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। पहले ही बोल दिया कि भैया a इंटीजर है, a इंटीजर है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैंने कहा आइए आप हमारे पास आइए, आइए। यहां हो गया 2a + 7 प्लस का 2a - 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब यहां देखो दो मॉड है, ठीक है, कई बार ये मॉड पॉजिटिव देगा, कई बार ये मॉड पॉजिटिव, लेकिन दोनों ही मॉड पॉजिटिव देंगे। ठीक है सर, कैसे करें? सर आप एक बात सोचो कि सर इसके अंदर वाली जो वैल्यू है कई बार ये नेगेटिव हो सकती है, कई बार ये पॉजिटिव हो सकती है। सर ये नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स to solve these type of question, to solve these type of question, बहुत अच्छे से समझना कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप, स्टेप 1 में क्या करना है आपको? स्टेप 1 में इसके क्रिटिकल पॉइंट जानने। तो आप देखो कि 2a + 7 बराबर 0 कब हो रहा है? a की वैल्यू -7/2। और 2a - 1 बराबर 0 कब हो रहा है? a की वैल्यू 1/2। मतलब सबसे पहला काम आपको जब दो मॉड का समेशन हो, तीन मॉड का समेशन हो, बेसिक लेवल पे कैसे करना है, क्योंकि इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं लेकिन वो प्रॉपर्टीज बेस्ड है, वो अब भी आपको समझ नहीं आएगा। पहले बेसिक केस बनाना आपको आना चाहिए। तो यहां ध्यान से समझो कि भैया आप ये समझ रहे हो कि सर ये मॉड है, ये मॉड है। अब इनके अंदर के जो मॉड की वैल्यूज है उनको जीरो करो, आपने कर ली। भैया क्या की, एक की वैल्यू आई -7/2 और एक की वैल्यू आई -1/2। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, देखो फटाफट से। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि भैया एक नंबर लाइन बनानी। कैसी नंबर लाइन? ये वाली, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे छोटी वैल्यू को पहले रखो -7/2, फिर उससे बड़ी वैल्यू 1/2। ठीक है, बात समझ। अब एक बात बताना, अब एक बात जरा ध्यान समझना, ये जो है इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो -7/2 है। जैसे मॉड ऑफ x - 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 है, मतलब x - 1 को 0 किया। तो आप ढंग से देखोगे कि सर 1 से छोटी वैल्यू लूं, 1 से छोटी वैल्यू 0 लो तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, और 1 से बड़ी वैल्यू लूं तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो यहां मैंने आपको इनको 0 क्यों कराया कि इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट -7/2 आया। तो -7/2 से आप जैसी छोटी वैल्यू लोगे तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और -7/2 से जैसी आप बड़ी वैल्यू लोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो मॉड की हमें क्या पता लग गई? अंदर की कंडीशन पता लग गई कि सर अगर हम ए जो है -7/2 से छोटा लेते हैं तो ये वाला जो अंदर वैल्यू है ये हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए ये वाला मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो और -7/2 से बड़ी लेते ये वाला मॉड कैसा खुलने लग जाएगा? पॉजिटिव के साथ। अब सर जब -7/2 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये मॉड का क्या होगा? भैया इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट तो क्या? 1/2। तो 1/2 से छोटी वैल्यू क्या है? इसके लिए दोनों कंडीशन पर है, -7/2 से छोटे पर भी और -7/2 से बड़े पर भी। तो इसके लिए क्या कंडीशन हुई कि सर अगर मैं 1/2 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये वाला मॉड जो है ये कैसा खुलेगा? नेगेटिव। ये कैसा खुलेगा? नेगेटिव।
लेकिन वन अपॉन टू से जैसी बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा। लेकिन सर एक बात है, 1/2 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये तो नेगेटिव खुलेगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये -7/2 से बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए केस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेंगे? केस वन। कैसा बनेगा? केस वन। देखो केस वन क्या कह रहा है, अब मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें समझा दी। केस वन कह रहा है जब a जो है वो लेस देन -7/2 हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस ये वाले केस पे लेते, ये जो है वो केस वन है, ये जो है वो केस टू है, और ये जो है वो केस थ्री है। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो भैया पहले ले ली मैंने a लेस देन -7/2। ठीक है, तो अब क्या करूं? सर ये वाला नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि इस लाइन पे अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं तो इसके क्रिटिकल पॉइंट से भी पीछे और इसके क्रिटिकल पॉइंट से भी पीछे, तो दोनों के दोनों नेगेटिव खुलेंगे। तो नेगेटिव कैसे खुलेंगे? माइनस का 2a + 7 और माइनस का 2a - 1 दैट इज इक्वल टू 8। मैंने कहा सॉल्व करो इसे, तो यहाँ आ गया माइनस का 2a - 7 माइनस का 2a प्लस का 1 बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस का 4a माइनस 6 बराबर 8। तो माइनस का 4a बराबर कितना हो गया? 6 इधर जाएगा तो 14। तो a बराबर क्या हो गया? माइनस का 14/4। तो यहाँ आ जाएगी माइनस की 2.5, माइनस का 3.5, सॉरी माइनस का भाई 4 तिया 12 पॉइंट 20 बचा, तो कितना हो गया? 3.5। ठीक है, माइनस का 3.5। ठीक है, और माइनस का 3.5 क्या माइनस, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये क्या है? माइनस का 3.5, और यहाँ हमने वैल्यू क्या ली? -7/2 से छोटी। लेकिन ये तो a कितना आ गया? माइनस का 7/2 ही आ गया। a कितना आ गया? माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने a जो लिया है वो -7/2 से छोटा लिया है। ठीक है, अब अगले केस में क्या करना है आपको? बहुत ढंग से ये क्वेश्चन समझना है, बहुत ढंग से। भैया a जो है वो कहां से कहां तक जाएगा? -7/2 से बड़ा या बराबर? बराबर अब ले सकता हूं। अब कहां तक जाएगा a? 1/2 तक। अब 1/2 से हमने छोटा लिया, बराबर नहीं लिया। ठीक है, तो अब ये वाले पार्ट में आ गए। ये वाले पार्ट में मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव खुलने लग जाएगा और ये अभी भी नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि हम 1/2 से पीछे हैं। ठीक है, तो सर यहां पर अगर ये वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो कैसे खुलेगा? 2a + 7। और सर वो वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नेगेटिव खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। नेगेटिव खुलेगा तो कितना आ जाएगा? 2a - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो सर यहाँ हो गया 2a से 2a गया, 7 + 1 बराबर 8। तो सर 8 बराबर 8, मतलब सर इसके अंदर तो आप a की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये जो है पूरा क्राइटेरिया ये तो हर किसी के लिए ट्रू है। a की कोई भी वैल्यू डाल दो आप इसके अंदर, 8 बराबर 8 आ रहा है। मतलब अगर मैं a की वैल्यू -7/2 से कहां तक ले लूं? 1/2 तक। अगर मैं a की वैल्यू -7/2 से 1/2 तक ले लूं तो ये पूरा का पूरा ट्रू है। तो अब आप सोचोगे सर जीरो लेके देखो, मैंने कहा हाँ जीरो ले, तो ये जीरो लिया तो इससे 7 आया, इससे 1 आया, 7 + 1। आप इस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी वैल्यू ले लो, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? एक पार्ट हो गया आंसर का। ठीक है, ये वाली बात। सर केस 3 कौन सा है? मैंने कहा केस 3 आप 1/2 से बड़ी कर लो। मैंने कहा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सर दोनों के दोनों पॉजिटिव खुलेंगे? मैंने कहा हाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव खुले। तो ये आ जाएगा 2a + 7 + 2a - 1 बराबर 8। तो यहाँ आ जाएगा 4a प्लस का 6 बराबर 8। तो यहाँ आ जाएगा 4a बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गया 2, तो a की वैल्यू 1/2, और 1/2 से बड़ी ली है, 1/2 के ही बराबर है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपके पास? फाइनल आंसर हो गया कि भैया कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -7/2 से लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1/2, कि भैया -7/2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 1/2 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको इतना चीखना चिल्लाना मेरा गला समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे समझाए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई? चलो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपके पास कि भैया mod x + x + y बराबर 10 है। दो इक्वेशन दे रखी हैं, और आप बोलोगे सर मॉड में ऐसी इक्वेशन तो हमने कभी सॉल्व ही नहीं करी। सर यहाँ क्या क्या दे रखा है? mod of x + x + y बराबर क्या है? 10, एक इक्वेशन है। यहाँ पर सर x + mod of y - y बराबर क्या है? 12। ठीक है,
अब सर आपको x प्लस वाई की वैल्यू मुझे बतानी है। तो मैंने कहा बच्चों ठीक है, आपको ये वैल्यू जाननी है, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर केस क्राइटेरिया जरूरी है। आज के पूरे सेशन में मैं आपको केस बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे केस बना सकते हो, कैसे केसेस काम करेंगे आपके लिए, उन सब चीजों पे हम बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन में देखना बहुत प्यार से। सर केस बन लिया मैंने, x भी 0 या 0 से बड़ा है, y भी 0 या 0 से बड़ा है, तो सर मॉड ऑफ x बराबर x खुलेगा, मॉड ऑफ y बराबर भी y खुलेगा। मैंने कहा सर पहली इक्वेशन में देखो, ये x हो गया, ये x है, प्लस का y बराबर क्या हो गया 10। सर ये x है, ये पॉजिटिव खुलेगा, y माइनस y बराबर क्या हो गया 12। ठीक है भैया, y से y गया, तो यहां पर हो गया 2x प्लस वाई बराबर 10, और सर x बराबर हो गया 12। अब एक बात बताओ आप ही, क्या होता है x की वैल्यू 12 यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना आ रहा है माइनस का 14, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y तो आपने कैसा लिया पॉजिटिव, तो यहां से आ गया नो सॉल्यूशन। केस 1 से क्या आ गया नो सॉल्यूशन। क्लियर, पहला केस समझ आया। दूसरा केस सर, दूसरा केस हो गया कि सर x जो है वो तो पॉजिटिव हो, y जो है वो नेगेटिव हो। ठीक है सर, यहाँ भी एक केस को देख लेते हैं। सर x पॉजिटिव मतलब मॉड x बराबर क्या हो गया x, और मॉड y नेगेटिव मतलब y नेगेटिव, तो मॉड y बराबर क्या हो गया माइनस y। पहली इक्वेशन के पास गए भैया, तुम आओ पहले, मॉड x की जगह क्या डालूंगा x प्लस y बराबर 10, तो ये हो गई 2x प्लस वाई बराबर 10। अब देखो यहां देखो, x की जगह x डालोगे, मॉड y की जगह माइनस वाई बराबर 12, तो यहां सर ये हो गई x माइनस 2y बराबर 12। तो सर x की वैल्यू हो गई 2y प्लस का 12, x की क्या वैल्यू हो गई 2y प्लस का 12। ठीक है, x की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 2y प्लस का 12। अब ध्यान से देखो आप, यहां पर x की वैल्यू डालो, तो 2 इंटू 2y प्लस का 12 प्लस का y बराबर क्या हो गया 10। ठीक है सर, अब x की वैल्यू डाल दी हमने, तो यहाँ हो गया सर 4y प्लस 24 प्लस y बराबर क्या हो गया सर 10, तो यहाँ हो गया सर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो सर y हो गया माइनस 14 अपॉन 5। y कितना हो गया माइनस 14 अपॉन 5। सर ये वाली बात तो मुझे समझ आ गई कि सर y क्या हो गया माइनस, और y जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, तो सर ये तो काम हमारा सही है, ये तो सही है। अब यहां से देखो, यहां से फाइनल x की वैल्यू और पता कर लेते, तो सर x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस 14 डिवाइड बाई, सॉरी ये क्या है माइनस का 14 डिवाइड बाई 5 प्लस का 12, तो सर ये हो जाएगा माइनस का 28 डिवाइड बाई 5 प्लस का 12, यही है। ठीक है सर, अब यहाँ देखो, अब आपको x प्लस वाई चाहिए, तो आपने क्या किया x प्लस वाई के लिए x की वैल्यू डाल दी माइनस 28 डिवाइड बाई 5 प्लस का 12, और y की जो वैल्यू है वो है माइनस का 14 डिवाइड बाई 5। तो बस देख लो, ये हो गया माइनस 28 माइनस 14 दैट इज माइनस 42 डिवाइड बाई 5 प्लस का 12, तो हो गया 12 पंजा 60, 12 5 60, 60 में से 40 के 2 गए तो 18 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास केस 2 से आंसर। एक आंसर आया अभी तो आपके पास, ये बात समझ में आई आपको। अब दो केस सॉल्व कर लिए, एक केस से आंसर आ गया। अब देखो तीसरा केस, देखो फटाफट फटाफट फटाफट। अब देखना तीसरा केस क्या कह रहा है कि भैया x लेस देन 0 हो जाए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो मॉड x बराबर x आ जाएगा, मॉड y बराबर मॉड x बराबर आपके पास माइनस x आ जाएगा, और मॉड y बराबर क्या आ जाएगा y। तो फटाफट से रखो, मॉड x बराबर x रखते ही यहाँ क्या आ गया, मॉड x बराबर माइनस x रखते ही पहली वाली क्या आ गई माइनस x प्लस x, माइनस x प्लस x प्लस का y बराबर 10, तो सर ये तो कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 10, y बराबर 10 आ गया, तो यहां पर देखो x, ठीक है y बराबर 10 रखो, मॉड y की वैल्यू क्या है y है, माइनस y बराबर क्या आ गया 12, भाई मॉड y तो y के बराबर है। आप देखो फटाफट से देखना आपके पास कि भैया यहां पर मॉड y जो है y के बराबर है, y से y गया तो x बराबर 12, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो आपने क्या ली लेस देन 0, तो यहां से आ गया नो सॉल्यूशन, यहां से क्या आ गया नो सॉल्यूशन। अब केस बराबर 4 देखो, जब दोनों के दोनों कैसे हो जाए नेगेटिव, भाई चार पॉसिबल वैल्यूज तो हो सकती है दो के लिए, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हुए तो मॉड x बराबर माइनस x, और मॉड y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का y। तो यहां देखो, आप जब मॉड x बराबर माइनस का x रखोगे, तो यहां पर रखते ही क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस का y बराबर 10,
तो यहां पर एक्स एक्स गया, y बराबर 10 आ गया, जबकि y तो कैसा था, नेगेटिव, तो यहां से भी आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन गया बच्चा लोग, फाइनल आंसर क्या बन गया आपके पास, फाइनल आंसर हो गया आपके पास 18/5। तो ऐसे मॉड इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है थोड़ा सा बेसिक लगा के। अभी हम प्रॉपर्टीज पर बेस नहीं पढ़ रहे, हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो मॉड की इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आई बात। चलें आगे, लिख लो फटाफट से यहां तक। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कि सर इसको कैसे करें, मैंने कहा देखो आज मॉड में ना मैं आपको बादशाह बना के छोड़ूंगा, ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना सब लेके आया हूं आपके लिए, मॉड में देखना आप, ठीक है। क्या करना है भैया, क्या करना है भैया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 34 बराबर 2 है, तो इसकी दो वैल्यूज में तोड़ो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 34 बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 34 बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 32 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब इसको कैसे तोड़ें भैया, कैसे तोड़ें, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस 32 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई 4 और 8, x की दो वैल्यूज आ गई 4 और 8। भैया और कोई केस तो बन ही नहीं रहा था, यही बन रहा है। अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 बराबर 0, तो ये बन गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया आपके पास, और कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बस यही करना है भाई, आपको पता है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो x की दो वैल्यू, तीन वैल्यूज आ गई 4 8 और 6, ठीक है। कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, कर लोगे, कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार, सीखने लायक क्वेश्चन, सीखने लायक क्वेश्चन, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सीख लिया पूरा मॉड आपको जो बेसिक पढ़ा है सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेकिन मेरे को एक बात समझानी है आपको, बात क्या है कि सर जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स है, इसको लेके आप बच्चा लोग क्या जानते हो, देखो बेसिक सीख रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अंडर रूट एक्स को लेके आपके क्या विचार हैं। मैंने कहा रुको भैया, कैसे विचार, सबसे पहली चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी लास्ट क्लास, अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। भैया अंडर रूट के सामने कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती, अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, अंडर रूट ऑफ एक्स बराबर -2 नथिंग पॉसिबल, ये कभी भी नहीं हो सकता, अंडर रूट एक्स कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब यहां देखो आप यहां पर कि भैया ये है अपना अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि अंडर रूट हमेशा वैलिड हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं कि ये वैलिड तभी होगा, ये वैलिड तभी होगा जब x जो है अंदर वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बिकॉज अंडर रूट -4 इज नॉट वैलिड, अंडर रूट -2 इज नॉट वैलिड, अंडर रूट 0 कतई सही, अंडर रूट 4 कतई सही। मतलब अंडर रूट को वैलिड ठहराने के लिए, आपको रियल वैल्यूज जानने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज है उसे आपको पॉजिटिव करना होगा, अगर वो नेगेटिव हो गई तो आपका अंडर रूट वैलिड नहीं होगा, ठीक है सर। जैसे अंडर रूट ऑफ x -4 है, तो सर ये वैलिड कब होगा, जब x -4 कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब x 4 या 4 से बड़ा हो। अब यहां देखो, अब दोनों साइड अंडर रूट है, ठीक है, तो अब एक बात बताओ आपको कि भैया ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए और अंदर वाला ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरा काम चल जाएगा। तो सर एक बात बताओ,
सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सर मॉड ऑफ एक्स जो है मिनिमम टू मिनिमम जीरो दे सकता है। हमने ग्राफ भी पढ़ा कि भैया कम से कम जीरो दे सकता है, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। तो सर अगर ये जीरो भी देता तो ये जीरो हो जाता और ये 8 हो जाता, मतलब ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है। जो 5 मॉड एक्स प्लस 8 है ये तो ऑलवेज, लेकिन सर इस वाले के लिए तो खतरा है। मतलब यहां एक बात समझे कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से एक छोटी सी इनइक्वालिटी आपको समझा रहा हूं, जब मैं इनइक्वालिटी आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। बट छोटी सी इनइक्वालिटी यहाँ ये है कि इसको दो टुकड़ों में तोड़ो, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां लगाओ आप -4, यहां लगाओ आप 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए, मतलब एक्स जो होना चाहिए वो -4 से छोटा होना चाहिए और एक्स जो होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर -4 से 4 के बीच में हुआ, लेट सपोज x2 हुआ, तो ये नेगेटिव हो गया, 0 हुआ तो अंदर वाला नेगेटिव हो गया। मतलब आप -4 से 4 के बीच की कोई वैल्यू रख लो, मतलब 4 या -4 रख सकते हो, लेकिन उनके पहले की आप कोई भी वैल्यू रख लो, 3 रखो, तो 9 -16 फिर नेगेटिव हो गया। तो आप -4 से 4 के बीच की वैल्यू नहीं रख सकते, बाकी आप कोई भी वैल्यू रख लो। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों ही साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 मॉड एक्स प्लस का 8 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर लिख दो। बात फर्क तो वही है, बात आप चाहे देखो एक्स स्क्वायर लिखोगे चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर लिखोगे, रहेगा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। बस ऐसा करने पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करोगे आप, 5 मॉड एक्स प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का -5 मॉड एक्स माइनस का 24 बराबर। ठीक है भैया, आपने देखा 8 3 जा 24, तो यहाँ आ गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -8 मॉड एक्स -3 मॉड एक्स प्लस का 3 मॉड एक्स, फैक्टराइज कर लिया इसको। ठीक है, मॉड एक्स कॉमन लिया तो यहाँ आ गया मॉड ऑफ एक्स -8 प्लस का 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 8 बराबर। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए, मॉड ऑफ एक्स -8 और एक आ गया मॉड ऑफ एक्स प्लस का 3 बराबर 0। तो सर यहां से दो वैल्यूज आई, एक आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस का 8 बराबर 0, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 8, मतलब सर एक्स बराबर क्या होना चाहिए +-8। यहां से एक चीज आई, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो सर मॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए -3, कतई नहीं पॉसिबल। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस आपके पास 8, फाइनल आंसर क्या हो गया, +-8। ठीक है, ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाली चीज तो। ठीक है, चलें आगे। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग करोगे, होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो अब बात करने वाले हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, इसको बोला जाता है बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये ऐसा अगर आपको लिखा मिले और आपको ये यहां ब्रैकेट में दे दे कि ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको कैसे करेंगे। सर मॉडुलस में तो लिख के नहीं देता, क्योंकि अगर ऐसा लगा दे तो वो मॉड होता है, लेकिन अगर ऐसा बॉक्स लगा दे और वो लिख के आपको ना दे तो आप कतई मत समझना कि वो जीआईएफ फंक्शन है ग्रेटेस्ट। अगर लिख के दे रहा है तो देन दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको कैसे समझा जाता है उसकी कहानी समझते हैं। कैसे समझा जाता है, जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्स इंटीजर होगा, या तो एक्स कैसा होगा इंटीजर, या एक्स इंटीजर नहीं होगा, या तो एक्स इंटीजर होगा या एक्स इंटीजर नहीं होगा। जब एक्स इंटीजर होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बॉक्स ऑफ 2 बोलता हूं तो 2 होता है, बॉक्स ऑफ -2 बोलता हूं तो -2 होता है,
बॉक्स ऑफ -3 बोलता हूं तो -3 होता है, बॉक्स ऑफ 5 बोलता हूं तो वो भी 5 होता है। मतलब अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर आ जाए, बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर आ जाए तो वो इंटीजर ही बाहर फेंक देगा। मतलब बॉक्स के अंदर अगर कोई भी इंटीजर आए तो बाहर वही के वही आ जाता है। लेकिन अगर एक्स के अंदर इंटीजर ना हो, लेट्स सपोज एक्स बराबर 2.2, एक्स बराबर 3.2, एक्स बराबर 4.3, एक्स बराबर -1.2 ऐसा हो, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। सर अगर x बराबर 2.2 है तो बॉक्स के अंदर अगर 2.2 जाएगा तो आपको क्या करना है, एक इसका पिछला वाला इंटीजर लिखना है। अगर 2.2 है तो इसके पिछला वाला इंटीजर क्या होता है 2, अगर 3.2 है तो इसके पिछले वाला इंटीजर क्या होता है 3, सर अगर 4.3 है तो पिछला वाला इंटीजर क्या होगा 4। अब बच्चा ही समझ रहा है कि सर 3.5 से अबव है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर, मैं कहा नियरेस्ट नहीं, उसका इंटीजर लिखना है। देखिए अब जैसे यहाँ पर 3.999999 भी होता ना तो भी मैं 3 लिखता, क्योंकि मुझे उसका पिछला वाला इंटीजर लिखना है। ठीक है, लेट सपोज यहां पर -1.2 है तो इसका पिछला वाला इंटीजर क्या होगा -2। क्यों? क्योंकि देखो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन यहां पर -1, यहां पर -2, तो यहां पर आ गया -1 तो ये कहां उचक के पहुंचेगा अपने पिछले वाले पे। जैसे 4 है और 3 है, यहां 4.2 है तो पिछले वाले पे उचक के पहुंचेगा। मतलब अगर बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू है तो वो कहां पहुंचती है, अपने पिछले वाले इंटीजर पे, या फिर इंटीजर है तो वो एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, क्लियर बंडा, समझ में आई आपको ये वाली बात? समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से आपको और समझ आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो यहां पर बोला गया बॉक्स ऑफ x बराबर 3 है तो फाइंड x। बोला गया कि बॉक्स ऑफ x के अंदर अगर 3 है तो x बताओ। मैंने कहा रुको भैया, बॉक्स के अंदर x में 3 कब आ सकता है, यहां पे बनाई 0 1 2 3 4। देखना अगर यहां इस वाली लाइन पे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी, बस 4 ना हो, तो हमेशा वो कहां पहुंचेगी 3 पे। तो सर अगर x जो है वो 3 से तो बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, x जो है वो 3 से तो बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, तो कहां पहुंचेगा वो 3 पे। जैसे लेट सपोज बॉक्स 3.6 है तो सर 3 हो गया। सर अगर 3 से लेके 4 तक की कोई भी वैल्यू डाल दूं तो वो कहां पहुंचा देगी 3 पे। तो अगर बॉक्स ऑफ x बराबर 3 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x जो है वो कहां से कहां तक होता है, 3 से 4 के बीच। सर अगर एक और क्वेश्चन, अगर बॉक्स ऑफ x बराबर अगर 10 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, मैंने कहा नंबर लाइन 10 11, सर ये वाली, तो x कहां से कहां तक हो जाएगा, 11 से छोटा 10 या 10 से बड़ा। क्लियर? सर क्या बॉक्स ऑफ x बराबर कभी भी 10.2 हो सकता है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज इंटीजर वैल्यू है। कैसी है, इंटीजर। बॉक्स ऑफ x हमेशा कैसा होता है, इंटीजर होता है। बॉक्स ऑफ x हमेशा कैसा होता है, इंटीजर। अगर बॉक्स ऑफ x इंटीजर नहीं होगा तो आपका काम खत्म, फिर तो आप उसको बोल सकते बॉक्स ऑफ x हमेशा कैसी वैल्यू देगा, इंट्रीगल वैल्यू देगा। ठीक है, क्लियर फंडा? और करो क्वेश्चन। सर अगर बॉक्स ऑफ x बराबर -1 है तो सर कहां से कहां तक होगा, मैंने कहा रोको, कब पहुंचेगा, ये 0 ये -1 ये -2। मैंने कहा -1 कब होगा, जब इसके बीच की वैल्यू, भैया अगर इधर कोई वैल्यू होगी तो 0 पे पहुंचेगी, इधर कोई वैल्यू होगी तो -1, इधर कोई वैल्यू होगी तो -2। मतलब अगर -1 से थोड़ी सी भी बड़ी होगी वैल्यू, यहां आ गई तो वो कहां पहुंचा देगा उसे, -2। -1 पे कब तक रहेगा, जब -1 से 0 पे हो। तो कहां से कहां तक ले सकते हैं हम, -1 से लेके x<0। भैया -0 अगर 9 भी है तो -1, -1 है तो -1, -0.0001 भी है, मतलब अगर -0.000000001 भी है तो -1 पे पहुंचा दे। मतलब अगर 0 से हल्का सा छोटा भी है तो वो उसको पिछले वाले इंटीजर पे पहुंचा दे। ठीक है, क्लियर बात, समझ गए, समझ गए? तो ये मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक पार्ट आपको समझाना था, बस केवल छोटा सा पार्ट ही मैंने उठाया है, ज्यादा नहीं। ठीक है, छोटा सा पार्ट, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर का इतना सा पार्ट आपको समझा।
इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या कैसे होता है, ये सब कहानी आपको आगे सेशंस में मिलेगी। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो एक कहानी मेरे को यहां वापस समझानी है। कहानी कैसे समझानी है कि सर अगर x है कोई, लेट सपोज जैसे 3.2 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 3 प्लस 0.2, मतलब इसका कुछ हिस्सा तो क्या होगा? इंटीजर, और कुछ हिस्सा क्या होगा? फ्रैक्शन। मतलब कोई भी अगर कोई नंबर है तो वो दो चीजों से मिलके बना है। किन किन से भैया? एक तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। भैया कोई भी नंबर हो दो चीजों से मिलके बना है, या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। लेट सपोज मैं -4.2 लिखता हूं, तो ये किसके चीज से मिलके बना है? क्या लिखोगे? -4.2 में क्या लिखोगे? -5 प्लस 0.8। देखो -4.2। तो यहां से आपको एक बात समझ आई कि भैया -4.2 -5 पे क्यों पहुंचा? क्योंकि ये क्या है? -4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या पहुंच गया? -5। बात समझ में आ रही है? बात समझ में अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सर क्या होता है? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा भैया। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है GIF फंक्शन, क्या होता है? बॉक्स ऑफ एक्स। ऐसी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट, FTF। अब एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होगा वो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, मतलब 0 से 1 तक की वैल्यू। तो ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो 1 से तो छोटा होगा और 0। सर 0 कब होगा? लेट सपोज आप 4 को लिखोगे, तो आप लिखोगे 4 प्लस 0, तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब कोई भी नंबर को दो टुकड़ों में लिखा जाता है, एक उसका GIF और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब एक उसका इंटीजर और एक उसका फ्रैक्शन। तो जो इंटीजर वाला पार्ट है वो GIF से आ जाता है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट से आ जाता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है भैया? x कोई भी दो चीजों से बना है, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है तो नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो। लेट सपोज आपको 4 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, तो आप लिखोगे सर 0, क्योंकि 4 में कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। सर इधर अगर मुझे 4.2 का लिखना है तो आप लिखोगे 0.2। सर इधर अगर मुझे 4.3 का लिखना है तो सर लिखूंगा 0.3। मतलब आप फ्रैक्शनल पार्ट की कोई भी वैल्यू लिख लो, अंदर कोई भी वैल्यू लिख लो, आंसर हमेशा 0 से बनती है। यही एक छोटी सी चीज मुझे आपको समझानी थी। तो आज के सेशन में हमने मॉड्यूलस पूरा डीपली पढ़ा है, बस इनइक्वालिटी छोड़ के। मॉड्यूलस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज और इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ाई। बेसिक मॉड्यूलस जो है वो मैंने आपको पूरा समझाया, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बेसिक समझाया, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिक क्या होता है। भैया बेसिक की तो जरूरत है आपको कि आप ये जान पाओ कि ये होता क्या है, वो चीज आपको बताए। तो आई होप आपको आज के सेशन में बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, आई होप जो भी अगर आपको ऐसा लगे कि जो नहीं समझ में आया आप मुझे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, ट्राई करना चाहो, वैसे नहीं होगा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर फंडा? ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चा लोग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है मजा आया कि नहीं, जिससे मुझे उम्मीद मिलती है कि आगे आपके लिए और अच्छा करूं। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।